नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है तजुर्बा जिंदगी विद जितेश खरे। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जितेश खरे। आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है उनके प्रोफेशन का दर्जा हमारे देश में बहुत ऊंचा माना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो एक टीचर है और लक्ष्य द टारगेट इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर पंकज ग्रोवर है। जी हाँ, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक लो परफॉर्मर बच्चे को टॉप परफॉर्मर बना सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी नॉलेज के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाए। सो आइए मिलते हैं आज के गेस्ट से, और प्लीज उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, वो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। सो आइए चलते हैं अपने गेस्ट के पास। थैंक यू सो मच तजुर्बा जिंदगी विद जितेश खरे को अपना टाइम देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। सो आज का इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। रीजन बीइंग, हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, उसमें कुछ फन एलिमेंट भी होगा, कुछ नॉलेज के लिए भी होगा क्योंकि आप इतने साल से जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये वीडियो किसी के काम आ सके तो बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि आपका क्या तजुर्बा रहा है उसके बारे में बात की जाए। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, इससे पहले आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। तजुर्बा जिंदगी, तजुर्बा एहसास विद जितेश खरे का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये मौका दिया कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो सालों से स्टोर है लोगों के पास, लेकिन हम एक आम जन तक नहीं पहुंचा पा रहे, आपने उसे पहुंचाने का इनिशिएटिव लिया। सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और जो आप करते हैं मैं उसे फेसबुक पे देखता हूँ, अमेजिंग चीज है। अनडाउटेडली ऐसा कुछ करने की इस एज के युवा सोचते भी नहीं है जो आप कर रहे हैं। अगेन अ ग्रेट एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच सर। तजुर्बा जिंदगी विद जितेश खरे का जो नीश है वो यही है कि हम लोगों के जो एक्सपीरियंसेस से आम लोगों को कुछ सिखा सके ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, उनकी जिंदगी की मुसीबतें कम हो सके। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है। सो आप पिछले 4-5 साल से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, राइट? सो पहला दिन जब वो आपके माइंड में आया था कि मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, तो वो थॉट क्या था, वो किस वजह से आया था थॉट? सर, वो थॉट क्या था, किस वजह से आया था, वो एक वजह डिफरेंट है। एक्चुअल में जब मैं क्लास 12th का स्टूडेंट था तो उन दिनों मेरे फादर टेकम शाह कंपनी में जॉब करते थे। तो समहाउ मेरे फादर के पास कुछ सैलरी का इश्यू आया। उन दिनों वर्लपुल और टेकम शाह सेपरेट हो रहे थे और समहाउ सैलरी नहीं मिल रही थी, तो मेरे फादर के पास देने के लिए इनफ सफिशिएंट फंड नहीं था। तो एक टीचर ने मेरे पास 100 रुपये ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा इंसल्ट कराया। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया कि यार एक काम करते हैं, कुछ ऐसा शुरू करते हैं, ऐसा ज़बरदस्त शुरू करते हैं कि अगर किसी के पास 100 रुपये भी ना होना और 100 नंबर लाने की चाहत रखता हो तो जितेश, हम उसके साथ जी जान से डट जाएं। क्या बात। और हमने उस दिन से इस चीज़ की शुरुआत हुई और वो बीज दिमाग में पड़ गया। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया सोच है, इसी वजह से इंसान ना आगे बढ़ता है। सो इससे मेरा एक और सवाल आता है। सवाल तो क्या है, मेरा कुछ व्यू पॉइंट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग फीस को लेके बहुत ज्यादा हमने बना दिया हाइक। तो एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए एजुकेशन लेना भी आज के डेट में बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। वो एक बार को खाना नहीं खाएगा बट उसको एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। तो बट आपका जो ये इंस्टीट्यूट आपने बताया कि फीस भी नॉमिनल होती है और सब कुछ होता है, तो उससे जो छोटे छोटे घर के बच्चे हैं ना, उनको एक लेवल पे सपोर्ट मिलेगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास कोई है जो मुझे पढ़ा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सो उसके बाद इंस्टीट्यूट से पहले क्या करते थे आप? सर, इस इंस्टीट्यूट को रन करने से पहले मैं सेल्स मार्केटिंग और ट्रेनिंग में रहा हूँ और मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम किया है। आई वॉज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग फॉर फ्यू ईयर्स। फिर मैंने फार्मास्यूटिकल ज्वाइन किया, फार्मास्यूटिकल के साथ साथ उसके बाद रियल एस्टेट में गया, रियल एस्टेट के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया। एंड साइमल्टेनियसली 2003 से, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था क्लास 12th का, तब से ही मैं पार्ट टाइम में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ। तो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स जब से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन तो नहीं लेकिन टीचिंग पैशन में हूँ। क्या बात है। तो मतलब सच बात तो ये है कि 2003 से ही शुरुआत हो चुकी थी, बस ये है कि हमने जगह जो है आज से 4-5 साल पहले लिए। 4-5 साल। तो वो कहते हैं ना, इंसान को कहीं ना कहीं पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो जब इंसान की लाइफ में कोई मुसीबत आती है या कोई हार्ड टाइम आता है तो वो सबसे पहले अपने पैशन से रिलेटेड ही कुछ करने की सोचता है जी। और ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि वो अपने पैशन को फॉलो करके ही अपना प्रोफेशन बना पाए।
सो तजुर्बा जिंदगी विद जितेश खरे भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हमारा जो पैशन है हम उसको अपना प्रोफेशन बना पाए। तो अगला सवाल मेरा ये आता है आपसे कि इतने साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए और हर टाइप का बच्चा मिला होगा, तो उनको पढ़ाते हुए आपके अंदर क्या बदलाव आया? मतलब वो एक क्या चीज थी जो आपको लगा कि मेरे अंदर भी कुछ बदलाव आ रहा है ऐसा काम करते हुए? जितेश, जब तक इंसान ने वो काम किया नहीं ना, तब तक उसको पता नहीं चलता कि वो उस काम से क्या चीज गेन कर सकता है। द मोमेंट मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं सामने वाले को जामवंत बन के उसको ये बता सकूं, उस हनुमान को, कि हनुमंता क्यों चुप्पी साध रहे, क्या जा सकते हो और समुद्र लांघ सकते हो। क्या हुआ अगर तुम आज तक स्कूल नहीं गए? क्या हुआ अगर तुमने 7-8 महीने स्कूल में पढ़ाई नहीं की? क्या हुआ कि अगर फाइनल एग्जाम आने में भी 2-3 महीने रह गए? क्या हो गया कि अगले दिन भी अगर फाइनल एग्जाम है, लेकिन तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, एक रात सही, वो कहते हैं शब वरो दरमियास्त, तो फिर ना अंजाम से डर। कि अगर किसी काम को करने के लिए दिन और रात बाकी हो तो फिर इंसान को अंजाम से नहीं घबराना चाहिए, और अंजाम से मत घबराओ, पूरी जान लगा दो और टूट पड़ो, और यकीन मानो जीत तुम्हारी होगी। बस आपको प्रैक्टिस करने का, आपको फॉलो करने का सही मेथड और सही वे मालूम होना चाहिए। तो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट टच किया है। तो मैंने इससे रिलेटेड एक सवाल लिखा ही हुआ था कि आप एक टीचर हैं, बहुत से बच्चे आपके पास आते हैं, तो बच्चों का एक ना बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो मैंने भी पर्सनली फील किया है, मैंने भी बहुतों से पूछा है कि हमारा स्टडी में दिल नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगता, मेरा बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। तो हम ऐसी क्या चीज है जो फोकस करें? आपने एक चीज बोला कि मैं उनको बताता हूं कि कैसे आप 2 महीने 3 महीने या फिर लास्ट दिन पे भी अपना टॉप रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो वो एक क्या फॉर्मूला है, क्या चीज है जो बच्चों को बताना चाहिए? आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो सीरियसली इतना क्यूरियोसिटी वाला है कि अगर आप इसको 1000 टीचर्स से पूछेंगे तो 1000 टीचर्स इसका अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन आज तक शायद इसका एक्यूरेट आंसर मैं भी तलाशता रहा, और समहाउ कुछ 4-5 साल पहले जाके इसका आंसर मुझे मिला। और आंसर क्या था सर, कि अगर मुझे क्रिकेट खेलना है या अपने बेटे को मुझे क्रिकेट खेलना सिखाना है, तो मैं उसको बैठ के नहीं बोल सकता बेटा तो क्रिकेट खेल लो और मैं खुद फोन पे गेम खेल रहा हूं। मुझे उसके साथ फील्ड में उतरना पड़ेगा, उसको बॉल डालनी पड़ेगी, उसको बैटिंग करानी पड़ेगी, तभी वो क्रिकेट खेलेगा। कुछ वही रोमांच हमें पढ़ाई में भी पैदा करना पड़ता है। बच्चों को सिर्फ बोल देने से, मैं जितेश को बोलूं जितेश आपको ना 24 में से 22 घंटे पढ़ना चाहिए, तो जितेश पलट के बताएगा सर आपको भी ना 24 में से 22 घंटे पढ़ाना चाहिए। तो अगर मुझ में 22 घंटे पढ़ाने का मादा नहीं है तो मैं किसी बच्चे से उम्मीद नहीं रख सकता कि वो 22 घंटे पढ़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, द मोमेंट आपने एक लीडर की तरह उतर गए किसी स्टूडेंट के साथ फील्ड में और आपने उसे बोला चला भाई खेलते हैं, मिलके खेलते हैं, तू जब तक खेल रहा है मैं भी यहां तक खेल रहा हूं और मैं 20 घंटे तक नहीं हिलूंगा, और सोएंगे तू भी 4 घंटे और मैं भी 4 घंटे, और दोनों ही क्लासरूम में सोएंगे भाई, आज आप खेलते हैं मैदान, अब सोचो क्या रहेगा। वो बच्चा आपके साथ 20 घंटे भी मेहनत करेगा, बिल्कुल करेगा। और यहाँ पे 20-20 घंटे बच्चों ने तब मेहनत की है जब उनके साथ किसी ने खेला है। सिर्फ बोल देने से, सिर्फ कह देने से ना रोमांच बनेगा, ना बच्चों का ध्यान आएगा। देखिए जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी मजा नहीं आएगा, जब तक मजा नहीं आएगा तब तक फोकस नहीं बनेगा, और फोकस तभी बनता है जब मजा आता है, और मजा तब आता है जब इन्वॉल्वमेंट होती है। आप मेरे से आपकी दोस्ती हुई, लेकिन जब तक आपकी मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब तक हम एक दूसरे से मिलते नहीं है, ना तो एक दूसरे में इंटरेस्ट आएगा, ना ही हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो पढ़ाई को समझने के लिए उसके साथ इन्वॉल्व होना जरूरी है। और पेरेंट्स और टीचर और मैं भी अक्सर ये गलती करता रहा कि मैं सामने वाले को तो बोलता रहा भाई तुझे पता है, तुझे ना सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं मेरे बेटे को बोल रहा हूँ बेटा तुझे ना बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और मैं उसके सामने बैठ के खुद स्मोक कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है सर? आर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं एक एग्जांपल अक्सर बच्चों के साथ करता हूँ, शायद आप भी इस बात को ओपन योर फिंगर हिलाएं, फोरहेड को टच करें, फोरहेड को, नोज को टच करें, नोज को, चिन को टच करें, चिन को। अब आपने सही कर दिया, लेकिन सम ऑफ द टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैंने ये चीज सही इसलिए करी, अभी मैंने एक हफ्ता पहले ही मैंने ये वीडियो देखा है, क्योंकि आपको ये मुझे पता था, है ना? सही बात है। और एल्स क्या होता, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, बच्चे उसी को रिपीट करते, ना कि उसको जो कि मैंने आज वीडियो पे अच्छी बातें कर रहा हूँ। अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने जो एक बात बोली कि क्या कहते हैं बच्चों को साथ जाके काम करने, लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है, ये बहुत कम टीचर्स कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप उन बच्चों के साथ 20-20 घंटे बैठ के पढ़ा रहे हैं। और इस वजह से मुझे ऑनेस्टली बोलो, ऐसा नहीं है कि मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो अभी बोलो, मुझे ऑनेस्टली आपके इंस्टीट्यूट की बहुत तारीफ सुनने को मिलती है। हालांकि मैं खुद इतना खास पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहा कभी, बट हाँ मैं बुक्स जरूर पढ़ता हूँ, एकेडमिक में इतना अच्छा नहीं रहा, बट मेरे को लोगों ने बहुत तारीफ करी है। अब मैं सोचता हूँ, आज आपने जब मुझे ये फॉर्मूला बताया है तो मैं ये सोचा कि काश मैं आपसे अपने स्कूल टाइम में मिला होता,
तो एटलीस्ट मुझे ये किसी ने फॉर्मूला बताया होता और मैंने कुछ अचीव किया होता अपनी स्टडीज से। जितेश, काश ये चीजें मुझे स्कूल टाइम में पता चल गई होती तो शायद मैं भी एक बेहतर स्टूडेंट रहा होता। लेकिन हाँ, कई बार आपको बहुत सी चीजें तजुर्बा जिंदगी से मिलती हैं जो आप समझते समझते ही कर पाते हैं, करके ही आपको समझ में आता है कि वो एक्चुअल में है क्या। मैं स्विमिंग पूल के चारों तरफ घूम रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने हजारों किताबें पढ़ डाली, मुझे स्विमिंग कभी नहीं आएगी बिल्कुल, अनटिल अनलेस मैं पानी में नहीं उतरना। ये कुछ वैसा ही है कि जब तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था तब तक मुझे भी नहीं पता था कि पढ़ाया किस तरीके से जाता है। और जब पढ़ाना शुरू किया तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज की, थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना पढ़ाई को भी कॉन्सर्ट बना दिया जाए, पढ़ाई को भी कुछ ऐसा बनाया जाए जो तड़क भड़क वाली चीज हो, जिसको देख के बच्चे का मन करे क्या यार क्या जबरदस्त चीज हो रही है, हम भी करते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी करते हैं, हम भी चलते हैं। एक के देखा देखी दूसरा, दूसरे के देखा देखी 10 आ गए। वो एक इंटरेस्ट, वो एक स्पार्क जगाना पड़ता है बच्चों में, राइट। अगला सवाल मेरा आपसे ये आता है कि डू यू फील कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत बदलाव की जरूरत है? सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और शायद मैं एक अपने लेवल पे इसको जो सोचता हूँ बता सकता हूँ, बाकी तो जो एजुकेशनिस्ट या एजुकेशन मिनिस्टर सोचते हैं वो इसको बेहतर समझ पाएंगे। सर मैं समझता हूँ कि आज भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, ये शायद वही चल रहा है जो लॉर्ड डलहौजी ने 19th सेंचुरी में बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनाया था, सिस्टम ऐसा बनाया था कि जिससे मैक्सिमम क्लर्क प्रोड्यूस हो, क्योंकि अंग्रेजों को भारत पे रूल करने के लिए किन लोगों की जरूरत थी, क्लर्क्स की। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया कि हिंदुस्तान में के एजुकेशन सिस्टम पे जो भी बच्चा पढ़ के निकले वो एक क्लर्क बने। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में 200 साल बाद भी MBA है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं है सर। 1000 एडमिनिस्ट्रेटर मिलके एक एंटरप्रेन्योर के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर 1000 एडमिनिस्ट्रेटर को जन्म दे सकता है। तो हम अगर एंटरप्रेन्योर के ऊपर काम करना शुरू करें, एंटरप्रेन्योर इंसान कब बनेगा, जब सर स्किल डेवलपमेंट आएगी। अब यहां क्या होता है सर, यहां जिसने MBA कर ली, MBA का मतलब ही कुछ और है। MBA का मतलब है मुझे बहुत आता है। अब आप उसे अगर एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ सिखाओगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको लगेगा नहीं यार मैंने तो जॉब के बारे में सीखा। जॉब इज एवरीथिंग, जॉब इज गुड थिंग सर, किराए का मकान बुरा नहीं है, लेकिन सपना ये ले लेना कि जिंदगी भर रहना ही किराए के मकान में, शायद ये बात तो बुरी है, बहुत बुरी है ऑनेस्टली, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर आप मुझसे पूछें क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, मैं कहूंगा सर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाना चाहिए। CBSE को मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम हर सब्जेक्ट के साथ ऐड किया। लेकिन सर मैं आपको इसमें प्रैक्टिकलिटी और बताता हूं। मान लीजिए शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई एक चैप्टर है ना, और जितेश एक स्टॉक ब्रोकर है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो स्टूडेंट को जितेश के पास 7 दिन रहना है। जितेश 7 दिन जो उन्हें समझाएगा वो उससे उनका वो चैप्टर कंप्लीट होगा, इंस्टेड ऑफ एक टीचर के। यकीन मानिएगा आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप मोटिवेशन के बारे में अच्छा बता सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में शायद नहीं। मैं अगर एक टीचर हूं, मैं किताबी बातें तो बता दूंगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल ज्ञान जो दुनिया बदल चुकी है उस बारे में नहीं बता पाऊंगा। और जो हमारे सिलेबस में चीजें गिवन है वो गिवन है जो मैं नहीं जानता किस सदी की हैं, किस जमाने की हैं। आज हम पूरी दुनिया इंटरनेट पे दौड़ रही है। 2007 में पहली एप्लीकेशन डेवलप हुई थी, आज 2020 है, अनगिनत एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। पूरी धरती, पूरा क्या बोलूं जी, सब चीज, हर चीज आपकी एप्लीकेशन बेस्ड है, मोबाइल बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है। लेकिन आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखिए सर इंटरनेट से रिलेटेड अगर होगा तो 2 पेज 4 पेज सर, 12 चैप्टर में से 4 पेज, और वो भी उस चीज के लिए जो आज की डेट में सबसे आगे है। और बच्चा जब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलता है और हम उससे पूछते हैं भाई साहब आपने क्या पढ़ा, वो बोलता है जी मैंने अकाउंटेंसी की, मैं M.Com कर चुका हूं। हम उससे बोलते हैं ले टैली सॉफ्टवेयर, ले पकड़ लैपटॉप, चला के दिखाए, 4 एंट्री पोस्ट कर दे। वो यूं देख रहा होता है जी टैली सॉफ्टवेयर ऑन कहां से होता है, उसको पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान ही नहीं है। तो मैं यही चीज कह रहा हूं सर कि आप थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थ्योरी पढ़ाइए, लेकिन जब तक उस थ्योरी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं आया, थ्योरी ही रह जाएगी। कहते हैं सर द एक्शन दैट कम्स थ्रू योर नॉलेज इज एक्शन और एल्स गार्बेज ऑनेस्टली। सो इस पॉइंट से मेरे को एक याद आया, मैं भी ये बैठ के सोचता हूँ कि यार जब मैंने स्कूल खत्म किया था तो मैंने अपनी अंडरग्रेड ही मैंने एक MNC कंपनी ज्वाइन कर ली थी। तो जब मैं वहां घुसा ना तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो एक अलग ही दुनिया है, मुझे तो इसके लिए रेडी ही नहीं किया गया, मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। मतलब मेरे लिए वो एक ऑल टुगेदर एक अलग दुनिया थी। वहां लोगों के साथ कॉप अप करना, वहां मैनेज करना, चीजें मेरे लिए इतनी डिफिकल्ट थी कि मैं जब मैं ट्रेनिंग रूम में बैठा होता था, जैसे अभी मैं चेयर ऊपर करके बैठा हूँ, मैं चेयर नीचे करके बैठता था ताकि वो सामने वाला कुछ देखना ले, पूछ ना ले।
तो वो जो डर था ना, वो डर खत्म करना है हमें बच्चों में से। सिर्फ पढ़ाई कराने से, देखो पढ़ाई अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद कुछ नहीं है, बट उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जो आपने बोला वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट में अब लोगों का एक माइंडसेट क्या बना हुआ है, स्किल डेवलपमेंट इज समथिंग जो बंदों को अपने हाथ का काम सिखाना, बट दैट इज नॉट ओनली स्किल। सर जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये भी एक स्किल है। एक स्किल है, हर किसी को नहीं आता है। वो आप मुझे बता रहे हैं अपने बारे में, एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो भी हर किसी को नहीं आता है, इंसान बोल ही नहीं पाता। सो अगर मैं स्कूल या कॉलेज से निकल के अपनी नौकरी ढूंढ रहा हूँ बट मुझे यही नहीं पता मुझे इंटरव्यू क्लियर कैसे करना है, सो मैं फेल हूँ। वो मेरा सबसे बड़ा फेलियर है कि मेरी वो 12 साल 15 साल की मेहनत सब खराब हो गई, क्योंकि मैं तो फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं कर पाया। भाई मैं अपने आप को प्रेजेंट तो तब करूंगा ना जब मैं फर्स्ट स्टेप क्लियर करूंगा। सो यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम को काम करना बहुत जरूरी है, एंड आई हैव अ प्लान फॉर दैट which I will discuss with you later. Sure सर, हम इस पे भी काम करेंगे, और स्किल के साथ अगर विल डेवलपमेंट पे काम हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान जिंदगी में पिछड़ता है तो दो ही वजह होती हैं, या तो उसके पास स्किल नहीं है या विल नहीं है। और अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों के अंदर, सबके अंदर, टीचर्स के अंदर, सबके अंदर ये दो चीजें ट्रांसप्लांट कर दी, स्किल एंड विल, तो जितेश वी आर अनस्टॉपेबल। 137 करोड़ लोग हैं यार, एक साथ चिल्लाएंगे तो भी पूरा दुनिया गूंगी और बहरी हो जाएगी, समझ नहीं आएगा उन्हें। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए। अगला क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कि आपके इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या है, मतलब आपका इंस्टीट्यूट चाहता क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। जितेश, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लक्ष्य आता, टारगेट। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता कि जीवन में उनका लक्ष्य क्या, उन्हें जाना किस तरफ है। वो एक ऐसी नाव की तरह होते हैं जिसके अंदर, जिसको पता ही नहीं कि मुझे समुद्र में किस कोने जाना है। जब किनारा पता ही नहीं तो समुद्र में एक दिन बवंडर आएगा और वो उसी समुद्र में गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं पता। वो एक चिट्ठी की तरह है जिसके ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं लिखा, लेटर बॉक्स में तो जाएगी लेकिन कहीं घूम घूम के पहुंचेगी नहीं और वापस आपके पास आ जाएगी। तो ये नहीं कि जिंदगी में वो जहां से चलेंगे, जितने भी एफर्ट्स डाल लेंगे, अल्टीमेटली वापस वहीं आ जाएंगे जहां से वो चले थे, और उन्हें लगेगा हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। अरे जिंदगी में सर आप तभी कुछ कर पाओगे जब आपके पास एक लक्ष्य होगा। तो हम यही हेल्प करते हैं बच्चों की कि सबसे पहले उन्हें एक टारगेट देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं। सर एक बच्चा जिसने 7 महीने तक, 8 महीने तक स्कूल ज्वाइन ना किया हो, 9वें महीने वो स्कूल जा रहा हो, और उस महीने में भी अगर उसके फादर एक्सपायर हो जाए, 13-14 दिन वो और ना जा पाए, मदर पहले से ही नहीं थी, आपको क्या लगता है सर बचे हुए 3-3.5 महीने में बच्चा क्या कर लेगा? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं, अगर एक नॉर्मल बच्चे की माइंडसेट की बात करें, वो गिव अप करेगा, वो गिव अप करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास लक्ष्य नहीं होगा। लेकिन इस लक्ष्य गहरा को, जो आप कहीं पड़ोस में ही रहता है, मुझे एड्रेस याद नहीं, लेकिन हाँ हमारे 2 नंबर सी ब्लॉक का स्टूडेंट है, उसके साथ एनर्जी लगाई, उसको लक्ष्य दिया, 3 महीने के अंदर उसने 2 बार सिलेबस कंप्लीट किया, जान लगाई, बैकअप किया, बाउंस बैक किया, एंड यकीन मानना ही स्कोर 95 इन अकाउंटेंसी, 95 इन बिजनेस स्टडीज, ओवरऑल स्कोर वाज 92.5%, और जीबीएन के बाहर उसका फोटोग्राफ आता है। बड़े बड़े जो जीबीएन अपने टॉपर्स के फोटोग्राफ लगाता है, उसका फोटोग्राफ वहां आता है। सर हमने क्या किया, बच्चे में क्या पोटेंशियल नहीं था, बच्चा क्या मार्क्स नहीं स्कोर कर सकता था, कर सकता था। मैंने सिर्फ ये बताया जामवद होने के नाते कि क्यों चुप्पी साध रहे हनुमंता, वो रही श्रीलंका, पीछे जा 4 कदम और लगा छलांग और पहुंच जाएगा श्रीलंका। तो चुप्पी नहीं साधनी, बस अपने अंदर के जोश को जगाना है, और हर किसी में ताकत है जितेश। 100 मार्क्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चे अचीव नहीं कर सकते, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मैं कहता हूं देखिए, हम तैयारी, हम देखिए जितेश, आप कभी भी अगर किसी एग्जाम में फेल हो, क्योंकि मैं जब हुआ था तो मुझे याद है, मैं उस सुबह जाके जब मम्मी के पैर छूता था तो माँ ने कभी नहीं बोला बेटा तू जा फेल हो जा, और आपने भी यकीनन कभी माँ को नहीं बोला माँ आशीर्वाद दे तेरा बेटा फेल होने जा रहा है। We do not plan to fail, but fail to plan। लेकिन हम तैयारी करने में ही फेल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं तैयारी करनी किस तरीके से है। अगर मेरा बोर्ड का एग्जाम आना है हॉरिजॉन्टल शीट्स पर, और मैं दूसरे तरीके की शीट्स पे अगर मैं उसका तैयारी कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा जो हथियारों से मुझे लड़ना है। मैं हथियारों से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, तो जब जंगे मैदान में जाऊंगा तो मैं उन हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। उन्हीं हालातों में प्रैक्टिस कीजिए, उन्हीं हथियारों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसी समय पे प्रैक्टिस कीजिए जब आपको बोर्ड के एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, और उसी टाइम ड्यूरेशन और उसी इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ऐसी प्रैक्टिस थोड़ी सी भी कर लेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, वैसे अगर आपने घर पे प्रैक्टिस कर ली है किसी भी सब्जेक्ट के, तो मैं आपको कमिटमेंट के साथ कहता हूं सर 95 से कम नहीं आ सकते आपके। और अगर आपने गलती से 40 क्वालिफाइड सैंपल पेपर कर लिए, सिंपल सा प्रोसेस है, 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर
हाँ, क्वालिफिकेशन की लिस्ट है, मैं आपको टिक मार्क शो कर दूंगा। 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर 95, 40 क्वालिफाइड सैंपल पेपर 100। Nobody can beat you. You are unstoppable. You just need to do perfect practice. That's it. It is just out of my mind. मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता कि 100 नंबर भी आते हैं। So मेरा अब सवाल इससे ये आया कि आपके इंस्टीट्यूट में कभी किसी ने 100 नंबर लेके आया है? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है 100 नंबर होते ही नहीं लाने के लिए। मतलब 100 नंबर आ ही नहीं सकते। 100 नंबर ऐसा लगता है मैं जैसे एलियन का ख्वाब हूँ। हाँ। लेकिन पिछले साल 2 लड़कियां थी विद्या निकेतन की, एक फर्स्ट टॉपर और एक सेकंड टॉपर। एक पूजा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और दूसरी पल्लवी। तो पूजा एंड पल्लवी, दोनों पूजा झाम एंड पल्लवी चोपड़ा, आपके पीछे भी फोटोग्राफ लगा हुआ उनका, दे बोथ स्कोर्ड 100 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उनको टाइम नहीं मिला था क्योंकि बिजनेस स्टडीज में बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं थी, और वो आए भी काफी लेट थे मेरे पास, काफी लेट ज्वाइन किया था उन्होंने, और सिर्फ 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर से, सिर्फ 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर से दे वर एबल टू अचीव 100 मार्क्स। क्योंकि जो उन्होंने 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर किए थे, मैंने उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया था। कैसे? जैसे बोर्ड में अगर आपको 33 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं, और उसमें ऑप्शंस हैं, मान लिया 33 के साथ 33 और ऑप्शंस हैं, आपको टोटल 66 में से एनी 33 अटेम्प्ट करने, लेकिन मैंने उन्हें वही 3 घंटे का ड्यूरेशन दिया और कहा 66 के 66 अटेम्प्ट करो, अगर एक भी गलत हुआ तो इधर के भी मार्क्स कटेंगे और के भी कटेंगे। और उस, जब इस तरीके की प्रैक्टिस उन्हें करवाई गई, उसके बावजूद जब उन्होंने 2.25 से 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट किया, और यहां पर जब 100 और 100 स्कोर किए, तो बोर्ड में तो आना लाजमी था। बोर्ड में तो उनका पेपर 1.25 घंटे 1.5 घंटे में साइड पर था। सही बात। 1.5 घंटे में आपने पेपर कर लिया क्योंकि आपने क्वालिफाइड सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस की। बहुत, मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि इतने मार्क्स भी आते हैं, 100% मार्क्स भी आते हैं। बट हेड्स ऑफ टू यू सर, आपके एफर्ट्स, आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी प्लानिंग, इसकी वजह से आप ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी बेहतर बना सके। और ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि मैं मार्क्स तो ले आया लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है। बट मेरा मानना यह, अगर आप पढ़ के मार्क्स लाए हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि मार्क्स जरूरी है, अनडाउटेडली मार्क्स जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है नॉलेज। एग्जैक्टली, है ना। मैंने एक अपना किसी वीडियो में बोला था कि आप अपने बच्चे को मार्क्स के लिए तो बोल रहे हो, अगर क्या पता वो आपके डर से चीटिंग करके मार्क्स ले आया तो सही मार्क्स तो वो ले आया, उसको आता तो है नहीं। हमने बहुत से ऐसे अपने केसेस देखे हैं जहां पे बच्चों के मार्क्स तो अच्छे होते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती। बट आपकी जो ये प्लानिंग है, आपकी जो ये स्ट्रेटेजी है, वो सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं है। हालांकि एंड रिजल्ट में हम मार्क्स ही देखते हैं, बट उससे उस बच्चे को नॉलेज कितनी मिली है ये देखने वाली बात है। सर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप में आग आ गई, और जब आग आ गई ना, और आपने सूरज को जगाना सीख लिया, 2 बातें सर। जिस दिन सूरज आपको जगाएगा वो दिन आप हार जाओगे सूरज से, और जिस दिन आप सूरज को जगाओगे आप सूरज से जीत जाओगे। तो आपको सूरज को जगाना है, उससे पहले उठना है। 6 बजे मैं बच्चों को नहीं बोलता था आपने 6 बजे पढ़ना, मैं बोलता था जी मैं 6 बजे पढ़ा रहा हूं, आप 6 बजे मुझे यहां चाहिए हो, और शाम को 8 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। सुबह 6 से शाम को 8, बीच में आपको 1-1 घंटे के 2 ब्रेक मिलेंगे। आप घर जाइए, खाइए पिए, सोइए, जो मर्जी कीजिए, रेस्ट कीजिए। अगर आपको एक ब्रेक लंबा चाहिए तो एक ब्रेक हम 1.5 घंटे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। शार्पन योर एक्सेस। लेकिन 6 बजे आपको खुद उस जगह मौजूद रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं करेंगे सर, परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगा। और मैंने ये भीड़ आपके इंस्टीट्यूट के बाद देखी है सुबह 6 बजे, ऑनेस्टली बोलो, क्योंकि मैं जब पार्क जाता हूँ या मैं जब ऑफिस जाता था, अर्ली मॉर्निंग निकलता था, तो मैं देखता था, मैंने कहा ये बच्चे पागल है। और मैंने कहा पढ़ाने वाला कौन है भाई, सुबह 6 बजे बुला लेते हैं। बट आज समझ आ रहा है कि वो 6 बजे आज उन बच्चों के लिए कितने जरूरी बन चुके हैं, आज उन बच्चों की जिंदगी में कितना बदलाव लेके आने वाला है वो 6 बजे। मैं सर अपने एक स्टूडेंट का एग्जांपल देना चाहूँगा, मनीष लांबा। मनीष लांबा मतलब सॉरी, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बता रहा हूँ। फादर नहीं थे, भाई टैक्सी चलाता था, विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ता था, और टीचर्स की होप थी, क्योंकि देखिए जो बच्चा हमें बिलो एवरेज लग रहा है, हम अक्सर उसको बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ यार तेरे बस की नहीं, तू रहने दे, तू फेल हो जाएगा। ही स्कोर्ड 27 मार्क्स इन हाफ ईयरली, एंड यू वॉन्ट बिलीव ही वॉज स्कूल टॉपर इन फाइनल एग्जाम्स। ही स्कोर्ड 96 इन अकाउंटेंसी। वो तो सब जो था सो था, मार्क्स आए। उसके बाद उस बंदे में जो अलख जगी, आज आप जो मनीष लांबा से मिलेंगे, वो जनता कॉलोनी में रहने वाला है, 21 सेक्टर शिफ्ट हो चुका है अपने एफर्ट से। आईसेक जो इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटर्नशिप कराने वाली एनजीओ है, उसमें वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के लिए वो अप्लाई कर चुका है। और उसने मेरा एक सेमिनार कराया था आईसेक का बहुत बड़ा, जहां पर 150 इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे। तो सर आप सोच सकते हैं बच्चे में अलग जगह, ये वही मनीष लांबा है जिसको कहा जाता भाई
तेरे से नहीं, छोटी, उसको पेट नेम रखा हो तो छोटी, छोटी तेरे से नहीं होगा। लेकिन आज वही छोटी बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। तो आप देखिए सर कि एक बार जब इंसान में वो हैबिट डल जाती है ना, इंसान, हम अपनी आदतों का पुतला है सर, हम जो है वो अपनी आदतों का नतीजा है। तो आदत डल गई, वो आदत, जीत की आदत आज उसे कहाँ ले गई। और तो सर मेरा एक सवाल ये निकलता है, कोरोना ने बहुत कुछ बदला है जी, इंसान को ऊपर से नीचे तक, मतलब पता नहीं कितने बदलाव करके दिए जी। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे भी पड़ा है, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, इन सब पे पड़ा है इसका। अब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल होती नजर आ रही है और आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी जी। ठीक है, तो मेरा सवाल ये आता है कि आपकी क्या प्लानिंग्स है अभी? जितेश, मुझे तो जब खेलने का मैदान मिलेगा मैं अपने खिलाड़ियों के साथ उतर जाऊंगा, लेकिन जब तक बंदिशें हैं मैं यही कहूंगा कि आप अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परमात्मा आपको सेफ रखे हमेशा, है ना, स्वस्थ रखे। लेकिन द मोमेंट ये सब चीजें खुलेंगी, मैं अगेन वही 6 से 8 उसी प्लानिंग पे वापस लौटेंगे। एग्जाम चाहे एक दिन बात हो, चाहे एक रात बात हो, चाहे जब भी हो। क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, मुझे याद भी याद है, DV14 का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका इंटरव्यू भी मेरे पास पड़ा है। वो बच्चे ने बोला, सर मेरे को ना ऑथर का नाम भी नहीं पता, मेरे को बुक भी नहीं पता, बताओ कहाँ कैसे पढ़ाओगे। मेरे पास शाम को 4 बजे आया, नेक्स्ट डे एग्जाम है, मेरे पास उसका रिटन इंटरव्यू पड़ा है। सर आपको क्या लगता है, जिसे ऑथर का नाम ना पता वो पास हो जाएगा, जिसे बुक ना पता हो, चैप्टर्स ना पता वो पास हो जाएगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, शब वरो दरमियास्त तो फिर ना अंजाम से डरना नहीं है बेटा, बैठ। उसको पढ़ाया, जान लगा दी, पूरी जान लगा दी। 2015-16 की बात है। 2016 में उसका एग्जाम हुआ, नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आया, ही स्कोर्ड 68 मार्क्स। रात को 11-12 बज चुके थे, मेरी मम्मी ने बोला बेटा अब या तो तू इन बच्चों को अपने घर भेज दे, नहीं तो तू घर से निकल जा। तो मेरे मन में आया कि अब ना तो मैं इन बच्चों के घर जा सकता हूं, और घर से निकलना क्या मतलब है, मैदान छोड़ना। तो मैं उन बच्चों को लेके मथुरा रोड के एक ढाबे पे गया, वहां पर हम बैठे, क्योंकि वहां एक्टिव माहौल था, वहां सब लोग खा पी रहे थे, हंस खेल रहे थे। तो एक्टिव माहौल में मैं उन्हें ले गया, क्योंकि माहौल एक्टिव था इसलिए बच्चे भी एक्टिव रहे। रात को 4 बजे तक हमने पढ़ाई की, उसके बाद वो अपने घर गए, मैं अपने घर गया, 7 बजे फिर वो आए, हमने फिर 1-2 घंटे प्रैक्टिस की, उन्हें स्कूल भेजा, विश किया, एंड स्कोर वाज 68। बहुत ज्यादा नहीं है सर, लेकिन यकीन मानिएगा एक दिन की पढ़ाई के हिसाब से, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है जिसको बुक का नाम तक नहीं पता, ऑथर का नाम तक नहीं पता। और आपने, मैं स्कूल की बुराई नहीं कर रहा, सॉरी, नहीं, पहले बता दूं, ठीक है जी। हाँ, हर स्कूल में हर तरीके के बच्चे होते हैं, DAV इज द बेस्ट। मैं ये चीज मानता हूँ कि स्कूल और इंस्टीट्यूट कभी गलत नहीं होती। इन दी एंड तो मैं हूं ना जिसने काम करना है जी। एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन टॉपर्स कुछ लिमिटेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या नहीं पढ़ना चाहता, बट और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग्स में भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपके इस पॉइंट से, आपने वो जो ढाबे वाली बात बोली, वो उससे मेरे को एक क्वेश्चन माइंड में आया कि फन एलिमेंट्स के लिए क्या होता है हमारे इंस्टीट्यूट? सर फन एलिमेंट्स के लिए हम हर महीने, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा अच्छा कि हर महीने जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वैसे आप स्टूडेंट्स के बड़े बड़े इवेंट्स रखिए, तो हम इवेंट्स करते हैं जिसमें हम बच्चों को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, रियल लाइफ सेलिब्रिटीज से मिलवाते हैं। हमने सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिलवाया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मिलवाया, हमने आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री के OSD से मिलवाया। जो रियल लाइफ हीरोज है ना, जैसे जितेश, हम जितेश से मिलवाएंगे उन्हें कि जितेश से मिलिए, इनसे सीखिए, क्योंकि इन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। मनीष लांबा को हम एज अ सेलिब्रिटी इनवाइट करते हैं, मनीष आओ और बच्चों को एनकरेज करो। और साल में एक बड़ा FED प्रोग्राम जिसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, और बाहर वालों को भी ओपन इनविटेशन होता है, जिसने आना चाहना है आइए, क्योंकि वो एक कॉन्सर्ट की तरह होता है। और जब रॉक कॉन्सर्ट में बच्चों को अवार्ड मिल रहा है, प्राइजेस मिल रहे हैं बड़े बड़े, हम क्या देखते हैं सर, डांस किया बच्चे ने, बच्चे को एक रॉक कॉन्सर्ट में बड़ा सा अवार्ड मिल गया, दूसरे के मन में भी आया यार ये वाला फेम तो मुझे भी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में जब उसने 100 मार्क्स लिए तो हमने उसको इतनी सी 5 रुपए की ट्रॉफी थमाई, जा भाई घर जा। नहीं सर, मैं तो यहाँ बच्चों के लिए बनाई थी 5 किलो का ट्रॉफा, और मैंने बच्चों को दिया बड़े से इवेंट में सबके सामने FED करके, है ना। और मैंने कहा जी लो जी, ये फ्री एंटरप्राइज डे आपका, इसको सेलिब्रेट कीजिए, ये पकड़िए आपका अवार्ड। खूब सारी फोटोग्राफ्स, तीनों तरफ से कैमरामैन घूम रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है, पेरेंट्स आ रहे हैं स्टेज पे। अब जो सामने ऑडियंस देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनके मन में क्या जाएगा, ये मुझे भी चलना है। और पापा बोलेंगे, जैसे डांस के लिए बोलते हैं यार देख क्या बढ़िया डांस कर रहा है, तू भी कर, तो यहाँ जब पढ़ाई के लिए बोलेंगे देख यार क्या कमाल किया भाई, तू भी कर। लेकिन एग्जाम्पल देने वाली चीज जो मिसिंग थी, इसको हमने डाला। हम बच्चों को मेडिटेशन क्लासेस के लिए लेके जाते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर कोरोना काल से पहले मैंने बच्चों के लिए एक NGO से 3 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप ली थी,
जिन्होंने हमारे बच्चों को 3 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप देके कोर्सेज कराए थे बुद्धिज्म के, कि बुद्धिज्म में पढ़ाई को आप किस तरीके से कनेक्ट करके लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से हम जो जवाब है बार बार फोकस नहीं होता, पढ़ाई में एग्जाम में अगर फियर आ गया, अगर डर लग गया, मुझे ये हो गया वो हो गया, तो खुद को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी बड़ी सारी टेक्निक सिखाने के लिए हमने उस एनजीओ से हेल्प ली। और हम बच्चों को बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स में लेके जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स, बच्चों को हम यहाँ वृद्धाश्रम में हम अनगिनत बार गए हैं। आप बार अगर जाके वृद्धाश्रम में बात करेंगे तो भैया मेरे नाम से एक एक वृद्ध मेरे नाम से मुझे जानता है। मैंने आपकी फोटोज बहुत देखी है वहाँ की जी। तो वहाँ हम बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चों का बर्थडे होता है, जैसे आपका बर्थडे तो हमने आपको बोला भाई साहब आप अपना बर्थडे वहां बुक कर लो। हम वहां जाके बुजुर्गों को कुछ नहीं, सिर्फ 1 कप दूध पिलाएंगे, सिर्फ 1 बार का खाना खिलाएंगे, लेकिन अपने हाथों से करके आएंगे, और मजा उसका अलग है। क्योंकि सर लाइफ में ना आप अपनी सफलता हासिल तो कर सकते हो काबिलियत के बल पे, लेकिन उस सफलता को बरकरार रखना ये संस्कारों की या EQ की बात है। तो अगर आपके अंदर जितना हाई इमोशनल क्वेश्चन होगा आप उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और हमारा फोकस सिर्फ IQ पे नहीं होता, हमारा फोकस होता है हम बच्चे में EQ ज्यादा डेवलप करें, हम बच्चे के अंदर पोटेंशियल ज्यादा लेकर आए, उसको स्किल और विल के साथ साथ ये बताएं कि समाज में एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। तो सर मेरा एक और स्टूडेंट है, मैं आपको उसका एग्जांपल, सॉरी मैंने आपकी बात को कट किया, एक और मेरा स्टूडेंट है लक्ष्य वासुदेव, DAV 3 नंबर के अंदर वो प्रेसिडेंट है रोटरेक्ट क्लब का, और अभी उसने पहली बार ब्लड डोनेट हमारे साथ किया था लक्ष्य द टारगेट परिवार के साथ, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंटली सिंगल हैंडेडली 15 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा चुका है सर, और ये कोई छोटी बात नहीं होती। आज आप देखें समाज के बड़े बड़े काम उसके जिम्मे हैं, रोटरेक्ट क्लब का प्रेसिडेंट बन चुका है। तो सर ये जील कहां से आई, ये EQ कहां से डेवलप हुआ? आपको बीज तो बोना पड़ेगा ना। अगर आप जंगल देखना चाहते हो, बड़े बड़े पेड़ देखना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं एक बीज से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात बोली आपने कि ह्यूमैनिटी सिखा रहे हो आप। ऑनेस्टली बोलूं, मैं कभी कभी मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत कमी है हमारे यहाँ, और हम खुद जो है इसी चीज़ पे काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हम इसको आज देखेंगे, आज ये आपने जो बोला 1 गिलास दूध पिलाते हैं, आज ये 1 गिलास दूध है, कल ये ना जाने कितना बड़ा एक कल ना जाने कितनी डिपार्टमेंटल स्टोर बन सकता है, कल ना जाने कितनी डेयरियां हो। तो क्योंकि जो बच्चा आज सीखेगा ना, अब आपने बोला बर्थडे पे हम कराते हैं, अब आपने कितनी बार देखा होगा बच्चे बर्थडे पे केक कितना वेस्ट करते हैं, वो वेस्टेज है। ठीक है, सेलिब्रेट करना है, आपकी खुशी है, आप मनाओ, लेकिन दिस इज नॉट द वे टू सेलिब्रेट। लेकिन एक जगह आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि बर्थडे पे शेयरिंग स्टार्ट करो। आज अगर वो करता है उसको अच्छा लगेगा, वो अगले साल भी करेगा, उसके अगले साल भी करेगा। मैं पर्सनली खुद करता हूँ, मेरे घर में किसी का भी बर्थडे होता है, हम यही करते हैं। ये क्यों करते हैं? इससे क्या है, हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें एक छोटी सी खुशी मिलती है कि हाँ, हमारी बदौलत हमने छोटी सी मदद करी। कोई बहुत बड़ा हमने बदलाव नहीं लाया, बट इससे हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं लाखों लोगों के लिए कि दिस इज द वे वी शुड सेलिब्रेट। जितेश, आपके चैनल पे मैं आपको एक सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा। सर एक चीज ध्यान रखना, हमारी जिंदगी में सफलता कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, ये सिर्फ एक बात निर्धारित करती है कि हम अपने टीचर्स की और पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। योर सक्सेस इन लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रिस्पेक्ट गिवन टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। आप यकीन मानिएगा सर, ऊर्जा जो है वो गुरु के थ्रू फ्लो करती है। अगर आपने उस ऊर्जा में कहीं कट ऑफ किया तो आपके मार्क्स और आपकी सफलता में आपको दिखाई देगा। और यकीन मानिए सर, जो लोग रईसों को बोलते हैं ना कि उसने गलत काम करके वो आगे बढ़ा है, वो खुद कंगाल होते हैं। तो अगर आप किसी टीचर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं ना, तो आप खुद कंगाल रहेंगे जीवन के उस क्षेत्र में। तो जीवन के जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस टीचर की, उस गुरु का अनादर कभी मत कीजिएगा, कभी मन में भी उनके लिए हीन भावना मत लेके आइएगा। और दूसरी बात, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। एनर्जी फ्लोज थ्रू द गुरु एंड ब्लेसिंग्स फ्लोज थ्रू द पेरेंट्स। जितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, जितनी एनर्जी आपको मिलेगी, आप उतनी ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे चढ़ते जाओगे। डजंट मैटर आपके एफर्ट्स कितने थे, एफर्ट्स काउंट करते हैं, लेकिन अच्छे के रिजल्ट नहीं आते जब उनमें 2 चीजें मिसिंग होती है। ये 2 एलिमेंट अपने अंदर खड़े कर लो EQ के, और एफर्ट लगा दो, जान लगा दो, सफलता आपके कदम चुमेगी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए। क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत टाइम से सुनता आ रहा था, और मैंने सोचा था कि जब मैंने ये तजुर्बा जिंदगी विद जितेश खरे स्टार्ट किया था, तो मेरा था कि मैं जाऊंगा सर के पास एक बार बात करने। और आपको याद होगा, मैं बहुत पहले भी आया था, तजुर्बा जिंदगी तो नहीं था तब, खाली जितेश खरे मोटिवेशनल स्पीकर था। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू जितेश, मुझे मौका देने के लिए, और ये आपके लिए एक टोकन ऑफ लव लक्ष्य परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच। एंड में मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपका कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस के साथ टाई अप है, और कहाँ मतलब आप कहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं?
सर स्टूडेंट्स देखिए ऑल ओवर फरीदाबाद से आते हैं, लेकिन अगर आप टाइप्स की बात करें जहाँ पर जाके मैंने इवेंट्स किए हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स दिए हैं या कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ वैल्यू एड ऑन किया है, तो पूरी एक लिस्ट है। जेएनयू में हमने किया है, हमने केवीएस में किया है, एनसीसी एनएसएस के लिए किया है, डीएवी कॉलेजेस में किया है, डीएवी स्कूल्स में किया है, केवी के तो अनगिनत स्कूल हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, आईसेक के साथ किया है, फूड फॉर हंग्री के साथ किया है, रोटरेक्ट क्लब के साथ किया है, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ किया है, बहुत लंबी छोटी लिस्ट है। मानव रचना रेडियो के साथ किया है, रेडियो सिटी के साथ किया है, रेडियो 102.6 FM के साथ किया है, और रेडियो एनजीएफ के साथ किया है। मतलब सच में अगर मैं अभी लिस्ट याद करने बैठूंगा तो शायद मुझे भी पूरी की पूरी लिस्ट याद नहीं आएगी। गिफ्ट के साथ किया है, योरपोर्ट के साथ किया है, फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया के साथ किया है, लंबी छोटी लिस्ट है। सर ये तो मतलब ऐसा हो गया कि कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। नहीं सर, अभी तो खरोच मारी है, पूरी दुनिया भी बाकी है। सो सर बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए जी, तभी वो बच्चे आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल हो पाएंगे। सो गाइस आप लोगों से बस इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फॉर्मूला शेयर किया गया है, इस फॉर्मूला को प्लीज 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 अपने लाइफ में ढालिए, बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें समझिए, उन्हें समझाइए, क्योंकि जो सर ने बात कही कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सो उस बात का महत्व समझिए। और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये फरीदाबाद NIT 2 में है, और अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी टाइम पे। बाकी सर की डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा, और ये तजुर्बा जिंदगी का पहला फेस टू फेस इंटरव्यू था। आज से पहले जितनी भी वीडियो शेयर की गई है लोग अपनी स्टोरीज ऑडियो या वीडियो फॉर्म में बता रहे हैं, बट दिस वॉज द बेस्ट एवर डन ऑन तजुर्बा जिंदगी विद जितेश खरे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।